Hello students, this is the second lecture of chapter number 1, the fundamental unit of life, class 9. ठीक है, फर्स्ट लेक्चर हम लोगों ने 5.1 पैरा डिस्कस कर दिया था. आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 5.2. व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ, व्हाट इज द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल. ठीक है, वी सा एबव दैट द सेल हैज स्पेशल कंपोनेंट कॉल्ड ऑर्गेनेल्स. मैंने सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में थोड़ा समझा. हाउ इज अ सेल ऑर्गेनाइज्ड, सेल कैसे ऑर्गेनाइज्ड होता है. इफ़ यू स्टडी अ सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप वी वुड कम अक्रॉस 3 फीचर्स इन ऑलमोस्ट एवरी सेल. क्लियर, क्या क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म. ऑल एक्टिविटीज इनसाइड द सेल and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. Let us see how. देखो बेटा, 3 फीचर्स इंपॉर्टेंट हैं जो एक सेल को सेल बनाता है. पहला है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा है न्यूक्लियस, तीसरा है साइटोप्लाज्म. तीनों में से यदि कोई एक कंपोनेंट एब्सेंट रहेगा तो सेल नहीं रह पाएगा. अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्कस करेंगे, जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं. मोटा मोटा यदि हम बात करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक तरह से चौकीदार की तरह काम करता है, जिसका पहला काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना और सेकेंड काम है एंट्री एंड एग्जिट को कंट्रोल करना. किस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है, किस मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना है. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं. दिस इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल दैट सेपरेट्स द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जो सेल को उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अलग करता है. द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउज और परमिट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल. ठीक है, ये कुछ मटेरियल्स को अलाउ करता है किसको एंट्री करना है, किसको एग्जिट करना है. इट आल्सो प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स, और कुछ अदर मटेरियल्स के मूवमेंट को प्रिवेंट भी करता है. द सेल मेम्ब्रेन देयरफॉर इज कॉल्ड अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन. इसलिए सेल मेम्ब्रेन को हम सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं. आगे चल के हम लोग इसको शॉर्ट में SPM कहेंगे. हाउ डज द मूवमेंट ऑफ सबस्टेंस टेक प्लेस इनटू द सेल, हाउ डू सबस्टेंस मूव आउट ऑफ द सेल. अब कैसे सबस्टेंस सेल के अंदर आते हैं, सेल के बाहर जाते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे. ठीक है, सम सबस्टेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन कैन मूव अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन बाय द प्रोसेस कॉल्ड डिफ्यूजन. जो गैसेस हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू सेल के अंदर और बाहर आते जाते हैं. ठीक है, वी हैव स्टडीज द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन इन अर्लियर चैप्टर. इससे पहले एक चैप्टर हम लोग डिफ्यूजन को समझे थे, यहाँ भी हम लोग डिफ्यूजन को एक बार समझा देते हैं. डिफ्यूजन क्या है? We saw that there is a spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. ठीक है, क्या बताना चाह रहा है कि ये डिफ्यूजन एक स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है. स्पॉन्टेनियस मूवमेंट मतलब ऐसा मूवमेंट या ऐसा प्रोसेस जिसको कराने के लिए किसी एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत नहीं हो, जो अपने आप हो, बाई सेल्फ हो. क्लियर, ये डिफ्यूजन हो गया. समथिंग सिमिलर टू दिस हैपन इन द सेल व्हेन, for example, some substance like carbon dioxide, which is cellular waste and required to be excreted out by the cell, accumulate in high concentration inside the cell. कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? सेलुलर वेस्ट है, तो सेल के अंदर उसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, तब सेल के बाहर उसका कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा. तो कार्बन डाइऑक्साइड सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर मूव करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. यही बात है. इन द सेल्स external environment the concentration of CO2 is low as compared to that inside the cell. As soon as there is a difference of the concentration of carbon dioxide inside and outside a cell, carbon dioxide move out of the cell from a region of high concentration to a region of low concentration outside the cell by the process of diffusion. वही चीज़ें हैं जो मैं समझा चुका हूँ. Similarly, oxygen enters the cell by the process of diffusion when the level or concentration of oxygen inside the cell decreases. अब देखो, ऑक्सीजन क्या है? रॉ मटेरियल है, जिसकी यूटिलाइजेशन होता रहता है रिस्पायरेशन प्रोसेस के लिए. ठीक है, तो ऑक्सीजन खर्च होता है. जो ऑक्सीजन खर्च हो रहा है तो सेल के अंदर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन कम रहेगा और सेल के बाहर ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को पकड़ के लाके सेल के बाहर पहुँचाता रहता है. तो वहाँ भी डिफ्यूजन होगा अगेन. तो ऑक्सीजन का कैसे मूव करेगा? सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर. Thus, the diffusion play an important role in gaseous exchange between the cell as well as the cell and its external environment. Water also obeys the law of diffusion. The movement of water molecules through such a selective permeable membrane is called osmosis. यहाँ वाटर जो होता है वो गैस तो है नहीं, वो SPM के थ्रू आर से पार आता जाता है, इसी को बोलते हैं ऑस्मोसिस.
ठीक है। द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज आल्सो अफेक्टेड बाय द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर। वाटर का मूवमेंट और किस चीज़ से अफेक्टेड होता है कि कितना अमाउंट ऑफ उसके अंदर सॉल्ट डिजॉल्व है। ठीक है, एक्चुअल में वाटर क्या होता है, साइज में थोड़ा छोटा होता है, जो सॉल्ट डालेंगे या फिर शुगर डालेंगे उस साइज में बड़े होते हैं, तो छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वही एसपीएम के थ्रू आसानी से आर पार जा सकते हैं। थस ऑस्मोसिस इज द पैसेज ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन टू अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टिल इक्विलिब्रियम इज रीच्ड। जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, वाटर का मूवमेंट तब तक होता रहेगा जब तक कि मेम्ब्रेन के बोथ साइड जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बराबर ना हो जाए। What will happen if you put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water? क्या होगा यदि हम प्लांट सेल एनिमल सेल को किसी सोल्यूशन में रखें, वो शुगर का हो या साल्ट का हो। वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन्स, तीन चीज़ें होंगी, तीनों का नाम रखा गया है। पहला है हाइपोटोनिक सोल्यूशन, दूसरा है आइसोटोनिक सोल्यूशन, तीसरा है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। चलिए इन तीनों को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, सेल को हम ऐसे मीडियम में रख रहे हैं जहाँ पे वाटर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू सेल के अंदर, मीनिंग दैट द आउटसाइड द सोल्यूशन इज वेरी डाइल्यूट, तो बाहर का सोल्यूशन क्या बहुत डाइल्यूट है। द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, इस केस में क्या होगा, जो सेल है ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर क्या करेगा, गेन करेगा। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। Water molecules are free to pass across the cell membrane in both direction. वाटर दोनों डायरेक्शन में पास होता है, सेल के अंदर भी जाता है, सेल के बाहर भी जाता है। लेकिन ऐसे केस में क्या होगा, सेल के अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा जाएंगे और सेल के बाहर कम निकलेंगे। बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव द नेट, दैट मीन्स ओवरऑल रिजल्ट इन दैट वाटर इंटर्स द सेल, द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप। इस केस में सेल क्या होगा, स्वेल अप हो जाएगा। और ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जिसमें वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सेल के कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में, सेल में वाटर कॉन्सेंट्रेशन की तुलना में। सेकेंड केस है बेटा, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एज द सेल, जितना सेल के अंदर वाटर है उतना मीडियम में भी सेम कॉन्सेंट्रेशन में वाटर है। देयर विल बी नो नेट मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन, क्या कर रहा है, नो नेट मूवमेंट ऑफ द वाटर, लेकिन मूवमेंट है लेकिन नेट मूवमेंट नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ, यदि वन वाटर मॉलिक्यूल सेल के अंदर जाएगा तो उसी टाइम एग्जैक्ट उसी टाइम वन वाटर मॉलिक्यूल सेल के बाहर भी निकलेगा, तो नेट मूवमेंट तो नहीं है लेकिन मूवमेंट तो चलता रहेगा। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज एन आइसोटोनिक सोल्यूशन। वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस बट द अमाउंट गोइंग इन इज द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट, जो अमाउंट सेल के अंदर जा रहा है वही बाहर आ रहा है। सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर, द सेल विल स्टे द सेम साइज, तो यहाँ पे सेल की साइज में कोई चेंजेस नहीं होगा। थर्ड केस है, इफ द मीडियम हैज अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीडियम के पास वाटर कॉन्सेंट्रेशन लोअर हो सेल की तुलना में, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस। इस केस में क्या होगा, सेल वाटर को लूज करेगा थ्रू द ऑस्मोसिस। सच अ सोल्यूशन इज नोन एज अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन, ऐसे सोल्यूशन को बोलते हैं हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अगेन वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट दिस टाइम मोर वाटर लीव्स द सेल दैन इंटर्स। ठीक है, इस केस में क्या होगा, वाटर ज़्यादा बाहर निकलेगा अंदर जाने की तुलना में, देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन में सेल क्या करेगा, श्रिंक कर जाएगा। थस ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस का डिफिनेशन क्या दे दोगे, यही दे दोगे, ऑस्मोसिस इज स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटीज, कुछ एक्टिविटीज को ट्राई करते हैं। एक्टिविटीज 5.3 ऑस्मोसिस विथ एन एग। इसको देखो मैं ऐसे समझा देता हूँ, देखो जो एग होता है उसके ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट की हार्ड कवरिंग होती है, यदि इसको डाइल्यूट HCl के सोल्यूशन में रखेंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, डिजॉल्व हो जाएगा। तो जो कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो जाएगा तो उसके अंदर एक मेम्ब्रेन होता है। जब अंडा को फोड़ के देखोगे एक को, तो ऑमलेट बनाते हुए अपने ठेले पे किसी को देखा होगा, तो जब अंडे को फोड़ते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट के तो कवर है, अंदर एक झिल्ली भी होती है, वो झिल्ली कैसा है, SPM की तरह काम करेगा। तो आपका क्या हो गया, डिसशिल्डेड एग हो गया, कवर हट गया, केवल अंदर झिल्ली बची है। और फिर आप उसको एक्सपेरिमेंट करके देखो, वाटर में रख के देखो स्वेल करेगा, कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन में रखोगे तो श्रिंक करेगा, नॉर्मल में रखोगे तो ना स्वेल करेगा ना श्रिंक करेगा। ओवरऑल यही चीज़ आपको समझाना चाहता है। उसी तरह से एक्टिविटी 5.4 क्या है,
ये रेजिन्स और एपिकार्ड्स को लेकर के है। रेजिन्स क्या होता है, किशमिश होता है। एपिकार्ड्स एक प्रकार फ्रूट्स होता है जो किशमिश की तरह ही उसको सुखा करके पैकेट में मिलता है, ठीक है। तो आप क्या करो, किशमिश को पानी में रख दो तो स्वेल कर जाएगा, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है। और किशमिश का उल्टा क्या होता है, अंगूर, अंगूर को यदि कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन रखोगे तो क्या होगा, श्रिंक कर जाएगा, ठीक है। यही चीज़ इसमें भी है। इसी तरह से आप यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस को समझ सकते हैं, ठीक है। यूनिसेलुलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म एंड मोस्ट प्लांट सेल टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है और मोस्ट प्लांट सेल है वो ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर लेते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ ऑस्मोसिस। जो प्लांट रूट से वाटर लेते हैं वो भी ऑस्मोसिस का ही एग्जांपल है। थस डिफ्यूजन इज इम्पॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल, ठीक है। डिफ्यूजन इंपॉर्टेंट हो गया गैसेस एक्सचेंज करने के लिए और वाटर के लिए। इन एडिशन टू दिस द सेल आल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स इन्वायरमेंट। वो अपने इन्वायरमेंट से न्यूट्रिशन भी लेते हैं। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। अब जहाँ पे जो जरूरी मॉलिक्यूल्स हैं वहाँ पे लोग एनर्जी रिक्वायर करके उस मॉलिक्यूल्स को लेते हैं, इन द फॉर्म ऑफ एटीपी का यूज करते हैं, ठीक है। इसलिए एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, जैसा कि भी हम बताएंगे आगे भी चल के। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज फ्लेक्सिबल एंड इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बना होता है। हाउएवर वी कैन ऑब्जर्व द स्ट्रक्चर ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ओनली थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन को केवल इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, जो कि मोस्ट एडवांस माइक्रोस्कोप है, ठीक है। इससे ज़्यादा बेटर माइक्रोस्कोप तक बना नहीं है। The flexibility of the cell membrane also enables the cell to engulf in food and other material from its external environment. जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी है वो हेल्प करता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म किसी फूड पार्टिकल को अपने अंदर इनगल्फ कर सके, ठीक। सच अ प्रोसेस आर नोन एज एंडोसाइटोसिस। इस तरह के प्रोसेस को एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड्स थ्रू सच प्रोसेसेस। तो अमीबा इसी प्रोसेस के थ्रू क्या करता है, फूड को गेन करता है, ठीक है। तो फाइंड आउट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप फ्रॉम रिसोर्सेज इन द स्कूल लाइब्रेरी और थ्रू द इंटरनेट। आप लोग के लिए होमवर्क है कि आप लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप गूगल में सर्च करके थोड़ा सा इमेज देख लीजिए, थोड़ी सी और जानकारी कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव्स इन एंड आउट ऑफ द सेल डिस्कस। ये हमने डिस्कस कर दिया है कि कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के थ्रू, वाटर ऑस्मोसिस थ्रू सेल के अंदर और बाहर आता जाता है। वाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड सेलेक्टिव पेरियन मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिव पेरियन मेम्ब्रेन इसलिए कहते हैं क्योंकि वो सिलेक्शन करता है कि किस मॉलिक्यूल्स को सेल के अंदर आना है, किस मॉलिक्यूल्स को सेल के बाहर जाना है।